हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस। तो डेटाबेस पर डेटाबेस तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग क्या क्या इसमें देखने वाले हैं। हम लोग डेटा समझेंगे, हम लोग डेटाबेस समझेंगे, डीबीएमएस समझेंगे, आरडीबीएमएस समझेंगे, ओआरएम समझेंगे और एसक्यूएल लैंग्वेज समझेंगे। ठीक है, ये सारी चीज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो लेक्चर में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, डेटाबेस समझने से पहले हमें डेटा समझना होगा। डेटा क्या होता है? तो दोस्तों डेटा एक इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इसको लिटरल भी कह सकते हैं। लिटरल। ठीक है, लिटरल क्यों? लिखित में है। ठीक है, जो डेटा लिखित में है, उसी को तो हम लोग देख सकते हैं। लिखित मतलब कि रिटर्न। क्योंकि मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने एक बुक खरीदा। ठीक है, एक बुक खरीदा। वो बुक आप मैथ्स का है। ठीक है, मैथ्स का है। तो आप उस बुक को स्टडी कर लिए। ठीक है, आप क्लास 10th में थे तो इस बुक को पढ़ के एग्जाम दे दिया। अभी के टाइम पे आप क्लास 11 में हो, और जो आपका भाई था उस टाइम क्लास 11 में था, वो 10 में चल गया। ठीक है, आपसे एक साल जूनियर था। अब वो उस बुक को वापस यूज कर रहा है जो आपने स्टडी किया था। ठीक है, वो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि लिखित में था, रिटर्न में था। आज आपने यूज किया, कल आपका भाई यूज कर रहा है। ठीक है, मैथ्स की किताब को। तो कहीं ना कहीं ये डेटा था। ठीक है, जो मैथ्स से रिलेटेड था। डेटा जो था वो मैथ्स से रिलेटेड था। ठीक है, जो डेटा था वो मैथ्स से रिलेटेड था और कहीं ना कहीं डेटा स्टोर्ड था। इसीलिए जब आप स्टडी किए, उसके बाद आपका भाई भी स्टडी कर पा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको एक इंफॉर्मेशन और एक लिटरल भी कह सकते हैं। बट जब हम लोग कंप्यूटर में आते हैं और जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, तो हम लोग वहां पे भी डेटा को चाहते हैं कि वो स्टोर हो। ठीक है, वो डेटा स्टोर हो। मतलब कि पर्सन ए यूज कर रहा है, कल होके पर्सन बी यूज करे, तो भी उस डेटा को कहीं ना कहीं वो देख पाए। ठीक है, उसको यूज कर पाए। ठीक है, अगर ए ने यूज किया तो बी भी यूज कर पाए। तो उसके लिए हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो जो हमारा डेटा होता है वो कहीं ना कहीं डेटा बेस में जाके स्टोर होता है। ठीक है, डेटा बेस में जाके स्टोर होता है। और यहाँ पे जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। मान लीजिए जैसे लाइब्रेरी होता है ना, तो लाइब्रेरी में क्या होता है? लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश की किताबें इंग्लिश के रो में मिल जाएंगी। ठीक है, आपको मैथ्स की किताबें मैथ्स की रो में मिल जाएगी। और आपको अगर एसएसटी की किताब चाहिए तो एसएसटी के रो में मिल जाएगी। हर रो के लिए अपना डेटा, अपना इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो हमारा जो डेटा होता है डेटाबेस में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात जो भी करेंगे वो ऐप रिलेटेड होगा, वेबसाइट रिलेटेड होगा। और वेबसाइट में भी जो हम लोग ऐप डेवलप करते हैं, उसके इंफॉर्मेशंस को हम लोग कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो चलिए देखते हैं और थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक ऐप है। ठीक है, एक ऐप है। उस ऐप में Naukri.com का ऐप है। ठीक है, Naukri.com का ऐप है। क्या चीज का ऐप है? Naukri.com का। Naukri.com का इसका ऐप है। और ये Naukri.com का डेटाबेस है। ये ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर मतलब कि ये आप कंप्यूटर ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, मोबाइल फोन्स ले सकते हो। जो भी ब्राउजर इसके पास होगा वो आप ये ले सकते हो। अभी ब्राउजर में दो तरीके के टाइप है, मतलब ब्राउजर का टाइप नहीं, दो तरीके के क्लाइंट्स है
जो हमारे ब्राउजर को यूज कर सकते हैं। एक यूजर है, ठीक है, और एक एडमिन है। यूजर का काम है हमारे ऐप में आना और नौकरी फाइंड आउट करना, ठीक है, और एडमिन का काम है नौकरी अवेलेबल कराना, मतलब कौन से टाइप का नौकरी है, वो चीज की अवेलेबिलिटी। तो एडमिन ने क्या किया, ढेर सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉब्स को, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर करा दिया। तो एक्चुअली होता कैसे है, पहले ब्राउजर से नौकरी डॉट कॉम पे जाता है, और नौकरी डॉट कॉम पे, मतलब कि सॉरी, हमारा सर्वर पे, ठीक है, जो नौकरी डॉट कॉम का है, वहां पे बिजनेस लॉजिक्स है, बिजनेस लॉजिक्स है, ठीक है। तो इस लॉजिक्स के हेल्प से वो जो डेटा है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। अभी देखिए जो हमारा ब्राउजर है, ठीक है, उससे हमने डिफरेंट टाइप के जॉब्स को अवेलेबल कराया नौकरी डॉट कॉम पे। तो जो हमारा बिजनेस लॉजिक है, उसको पता है क्या करना है, इस डेटा को जाके डेटाबेस में स्टोर करा देना है। तो उसके हेल्प से, ठीक है, इस सर्वर के हेल्प से, इस लॉजिक्स के हेल्प से हमने डेटाबेस में डेटा स्टोर करा दिया। अभी देखिए ये जो एडमिन था वो स्टोर कराया और फिर लॉग आउट कर लिया, ठीक है, अपने आप को लॉग आउट कर दिया। अब कुछ दिन बाद कोई यूजर आता है और उस यूजर को कुछ नौकरी चाहिए होती है, ठीक है, कुछ नौकरी मतलब कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो आईटी बैकग्राउंड का है, तो उसको आईटी रिलेटेड जॉब चाहिए। तो वो आता है ब्राउजर पे और कहीं ना कहीं बिजनेस लॉजिक्स, कहीं ना कहीं बिजनेस लॉजिक्स नहीं, कहीं ना कहीं नौकरी डॉट कॉम को खोलता है और उसमें जॉब्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। वो जॉब्स उनको उसको दिख रहा है जो एडमिन ने डाला था, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से उसके जो उसको जॉब चाहिए वो सेलेक्ट कर रहा है और अप्लाई कर दे रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया कि जो एडमिन था वो नौकरी अवेलेबल कराया और कुछ दिन बाद यूजर्स ने यूज किया तो नॉलेज वो, सॉरी, एडमिन ने नौकरी अवेलेबल कराया और यूजर जब आया उस ऐप पे तो उसको नौकरी दिख रहा है। इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस है। डेटाबेस क्या किया, जो एडमिन ने नौकरी अवेलेबल कराया वो डेटाबेस में स्टोर हो गया डेटा, ठीक है। और बाद में कल होके अगर यूजर्स उसमें उसको उस डेटा को रिट्राइव करना चाहता है अप्लाई करने के लिए अपने जॉब को, तो वो कर पा रहा है। वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि जो डेटाबेस था उसमें डेटा जाके स्टोर हो गया है, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको ये समझा पाया हूँ। वैसे ही फेसबुक हो गया, ठीक है। फेसबुक में आपने फोटो अपलोड किया, फिर आपने फेसबुक से लॉग आउट किया, फिर 2 दिन बाद आपने लॉग इन किया तो आपको वो फोटो अवेलेबल दिख रहा है। वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि डेटाबेस, कहीं ना कहीं डेटाबेस है फेसबुक का अपना, इसीलिए आपका जो फोटो है वो लाइफ टाइम अपलोडेड है जब तक फेसबुक है। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं डेटा को परसिस्टेंट कहते हैं, डेटाबेस को परसिस्टेंट कहते हैं। रेस्टोरेंट मतलब कि स्टेट को मेंटेन करना, ठीक है, स्टेट को मेंटेन करना। जैसे मान लीजिए 100 फोटो आपने अपलोड किया, आपने 1 साल बाद भी खोला तो वो 100 फोटो आपको अपलोड होके दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टेट था उस ऐप का वो मेंटेन था, ठीक है, इसलिए वो डेटा कहीं गायब नहीं हुआ, वो डेटा कहीं पे भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि हम लोग डेटाबेस के बिना अगर सिर्फ सर्वर के हेल्प से डेटा फीड करना शुरू कर दिए तो उसको हार्ड कोड माना जाएगा और वो एक्चुअली रियल टाइम पे पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि हर एक डेटा को आप कहीं ना कहीं अपने लॉजिक्स के ही साथ स्टोर करते जा रहे हो, ठीक है, तो ये हार्ड कोड हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जो कि रियल टाइम पर तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसीलिए डेटाबेस का जरूरत इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या कहा कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का ऐप है, ठीक है। अब अमेजोन के ऐप में आप चाहते हो कि आप ऐड टू कार्ट करना चाहते हो या फिर ऐसे देख लो कि आप मोबाइल फोन्स को खरीदना चाहते हो। तो आप जब सर्च करोगे मोबाइल फोन्स को तो आपको सिर्फ मोबाइल फोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हमारा डेटाबेस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड में होता है। कहीं ना कहीं मोबाइल फोन्स के सारे रिलेटेड डेटा वो ब्राउजर पे शो कर दिया, तो वो आराम से खरीद सकता है फोन। अगर उसको शू चाहिए तो शू, टी शर्ट चाहिए तो टी शर्ट। तो ये काफी सिस्टमेटिक वे में रन हो रहा होता है और चल रहा होता है, ठीक है। तो जो हमारा डेटाबेस होता है उसको आप कैसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो। तो जो हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस होता है
इज अ प्लेस इज अ प्लेस वेयर डेटा रिलेटेड टू योर यूजर्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड, एंड प्रोडक्ट इज स्टोर्ड। अभी मान लीजिए ये अमेजोन का ऐप है, तो उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा? सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा स्टोर होगा। अगर एम्प्लॉय का वेबसाइट है और उसमें सारे एम्प्लॉय अवेलेबल है, तो किस टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा? एम्प्लॉय टाइप के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगे उस वेबसाइट पे। अगर फेसबुक है तो फोटो से रिलेटेड होंगे, कमेंट से रिलेटेड होंगे, लाइक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस ऐप से रिलेटेड जो डेटा होता है वो जाके स्टोर होता है। हालांकि यहाँ पे डेफिनेशन देखा जाए तो क्या लिखा है कि डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर डेटा रिलेटेड टू योर यूजर्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज स्टोर्ड। डेटाबेस ऐसा है कि आपके यूजर से रिलेटेड डेटा और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमेजोन के ऐप के बारे में बता रहा है। ठीक है, अमेजोन का ऐप के बारे में बता रहा है, क्योंकि अमेजोन के पास उसके यूजर्स का डेटा रहेगा और उसके प्रोडक्ट का डेटा भी रहेगा। ठीक है, तो आप इस डेटाबेस की डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं और किसी को बता सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग अगर डेटाबेस को डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो दो टाइप से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्या है वो दो तरीका, अब वो देखते हैं। तो डेटाबेस टाइप्स, एक हमारा होता है रिलेशनल, एक हमारा होता है नॉन रिलेशनल। जो हमारा रिलेशनल होता है वो कहीं ना कहीं एक टेबुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में होता है, उसके रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं काफी अच्छे ढंग से काफी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में वो आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो नॉन रिलेशन होता है वो आपका एक्चुअली जेसन फॉर्म में होता है। ठीक है, सारे वो एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग उसको भी स्टोर करते हैं, उसको भी मतलब स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशनल हो गया वो हमारा हो गया रिलेटेड टेबुलर फॉर्म से। ठीक है, और जो हमारा नॉन रिलेशनल हो गया वो हमारा हो गया जेसन फॉर्म में। रिलेशन हमारा स्ट्रक्चर्ड वे को फॉलो करता है, नॉन रिलेशन हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड को फॉलो करता है। रिलेशनल हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है और नॉन रिलेशनल हमारा जेसन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होता है रिलेशनल और नॉन रिलेशनल में। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डीबीएमएस। हम अपना हम अपना जो बना रहे हैं, ठीक है, हम अपना जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट आगे चलकर वो रिलेशनल टेबल को फॉलो होगा। इसीलिए मैं आगे चलकर अभी इसी लेक्चर में आपको थोड़ा रिलेशनल डेटाबेस और अच्छे से समझाऊंगा, कि जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन और दिक्कत ना हो। तो अभी हम लोग जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने जा रहे हैं, तो ये होता क्या है, देखिए। डीबीएमएस की वजह से ही जो हमारा डेटाबेस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा डेटाबेस है, ये डीबीएमएस है सॉफ्टवेयर, और ये जो हमारा है यूजर है, ये यूजर है, ये डीबीएमएस है, और ये डेटाबेस है। ठीक है, जो हमारा यूजर है वो कहीं ना कहीं जो हमारा यूजर है वो कहीं ना कहीं सॉरी यूजर और डेटाबेस के बीच में जो डीबीएमएस होता है वो एज ए इंटरफेस यूज होता है। ठीक है, इंटरफेस यूज होता है। अभी जैसे डीबीएमएस का फायदा क्या हुआ, इसमें सिक्योरिटी का हो गया आपका फायदा, आपका ये
डेटा बैकअप से रिलेटेड हो गया। और कहीं ना कहीं ये एक इंटरफेस है यूजर और डेटाबेस के बीच का। तो कहीं ना कहीं यूजर्स काफी अच्छे तरीके से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं डेटाबेस से। और डीबीएमएस के फायदे से कहीं ना कहीं, सॉरी, डीबीएमएस के होने के वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर्ड है। ठीक है, तो हम लोग डीबीएमएस के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, डीबीएमएस का एग्जांपल देख लेते हैं। आपका माई एसक्यूएल है। ठीक है, फिर ओरेकल है, फिर आपका एसक्यूएल सर्वर है, फिर आपका मोंगोडीबी है, फिर आपका कैसेंड्रा है। तो ये सारा आपका हो गया। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल्स। अभी देखिए, ये जो माई एसक्यूएल है वो एक रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ओरेकल जो हो गया वो रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करता है। एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, वो भी रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करता है डेटा। वहीं मोंगोडीबी नो एसक्यूएल के फॉर्म में स्टोर करता है, जेसन फॉर्म में करता है। ठीक है, जो माइस्क्वेल हो गया वो माइस्क्वेल की कंपनी का है, ओरेकल ओरेकल कंपनी का है, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, सब अपने अपने कंपनीज के सॉफ्टवेयर है। और कहीं ना कहीं सब अपने में बेस्ट है, जहां जैसा जैसा नीड है वहां हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ओरेकल और माइस्क्वेल पर स्टडी किया हुआ हूँ। ठीक है, ओरेकल और माइस्क्वेल पे स्टडी किया हूँ। एसक्यूएल एसक्यूएल के बारे में आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, बट एसक्यूएल जो होता है उससे हम लोग कहीं ना कहीं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, और उसको हम लोग लिखते हैं और डेटा रिट्राइव करते हैं। ठीक है, डेटा रिट्राइव करते हैं। तो वो जो डिफरेंस आता है डिफरेंट डीबीएमएस में, तो वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या, अगर माई एसक्यूएल पे पढ़े हो तो ओरेकल भी आपको समझ में आ जाएगा, उस पर भी आप काम कर लोगे। अगर आप ओरेकल पढ़े हो तो माई एसक्यूएल में भी आप काम कर लोगे। कहीं ना कहीं डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज में 19-20 का फर्क है। अभी देखिए, टाइप ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, टाइप ऑफ डीबीएमएस, हालांकि मैं आपको सब कुछ समझा दिया हूँ, फिर भी एक बार टाइप देख लेते हैं डीबीएमएस का। टाइप ऑफ डीबीएमएस, तो क्या क्या टाइप है। एक रिलेशनल डेटाबेस है, और एक नो एसक्यूएल है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गया डीबीएमएस का। तो आपको नो एसक्यूएल भी समझा दिया हूँ, जो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। उसका जो स्टोर करने का तरीका है डेटाबेस में, वो जेसन फॉर्म में होता है। और जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है वो टेबल फॉर्म में होता है। तो हम लोग अभी आरटीएमएस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट में आरटीएमएस में डेटा को स्टोर करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से आरटीएमएस समझाऊंगा, टेबल बना के दिखाऊंगा, और कैसे हम अपने डेटा को कैसे रिट्राइव कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो अब सीधा सीधा हम लोग सीधा आरडीएमएस की बात शुरू कर देते हैं। सीधा हम लोग आरडीएमएस समझेंगे क्या होता है। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि मैं आपको ये कहा कि इसका जो डेटा स्टोर करने का तरीका है वो टेबल के फॉर्म में होता है। तो मान लीजिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। ये जो टेबल है, ये मैं एम्प्लॉय टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। अभी ये एम्प्लॉय टेबल आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक बना देता हूँ, ये हुआ। फिर इस टेबल के अंदर आपको रोज और कॉलम देखने को मिलेगा। ठीक है, रोज और कॉलम देखने को मिलेगा। ये मैंने कॉलम बना दिया, अब मैं रोज बना रहा हूँ। तो ये रोज बन गया। हाँ, ये एम्प्लॉय टेबल है, तो इसमें कहीं ना कहीं आईडी होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, नेम। ठीक है,
उसकी सैलरी होगी, ज्वाइन डेट होगा, किस दिन को ज्वाइन किया है, और उसकी कमीशन हो सकती है। तो ये सारा मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया। इसका आईडी वन ले लेता हूँ, वन। इसका ले लेता हूँ टू। इसका ले लेता हूँ थ्री। इसका नाम ले लेता हूँ मैं बल्लू। इसका नाम मैं ले लेता हूँ मीकू। इसका नाम ले लेता हूँ अपू। अपू। अभी इसकी सैलरी क्या होगी? मान लीजिए मैं 25,000 लिख दिया। इसका लिख देता हूँ 30,000। इसका लिख देता हूँ मैं 35,000। इसका ज्वाइन डेट ले लेता हूँ मैं 5/5/2005। इसका डेट लेता हूँ 2/5/7/2010। इसका डेट ले लेता हूँ मैं 30/12/2009। ऐसे करके इसका कमीशन लिख देता हूँ मैं 0। इसका कमीशन लिख देता हूँ मैं 500। इसका कमीशन लिख देता हूँ मैं 4,000। तो इस तरीके से हमारा एम्प्लॉय टेबल बना। हालांकि ये एम्प्लॉय टेबल में कम रोज है और बहुत कम कॉलम्स है, ठीक है, और भी रोज हो सकते हैं और भी कॉलम्स हो सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बस इतना सा बनाया हूँ। ये जो आईडी है ये मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब कि 1 2 3 तो बस ऐसे ही लिखा हूँ मैं। बहुत सारा नंबर्स हो सकता है अब, ठीक है। और साथ ही साथ नेम भी कॉमन हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही टेबल के अंदर दो सेम नाम का व्यक्ति हो, बल्लू नाम का, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है सेम नाम का दो मिक्कू हो जाए, ठीक है। क्योंकि टेबल हमारा बहुत बड़ा होगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कॉमन नाम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कॉलम है उसमें जो हमारा कॉलम है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, एंटिटीज है। एक आईडी है, एक नेम है, ठीक है, एक सैलरी है, एक ज्वाइन डेट है, ठीक है, एक ज्वाइन डेट है, और एक कमीशन है। तो इसमें होगा क्या, देखिए। आईडी है, नेम है, सैलरी है, जॉइंट डेट है, कमीशन है। इसके डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकते हैं। जैसे जो हमारा आईडी है उसका डेटा टाइप आप देखोगे तो नंबर के टाइप का है। नेम है वो आपका जो है वो स्ट्रिंग के टाइप का है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। सैलरी है वो आपका नंबर के टाइप का है। ज्वाइन डेट है वो डेटा डेटा टाइप का है। डेट डेटा टाइप का, सॉरी, डेट डेटा टाइप का है। होता है, मतलब कि डेट डेटा टाइप भी होता है। फिर कमीशन है वो आपका नंबर डेटा टाइप का है। तो अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मेटा डेटा देखने को मिलेगा। मेटा डेटा मतलब कि आईडी वन के लिए उसका नाम हो सकता है बल्लू, सैलरी है 25,000, ज्वाइनिंग डेट है, कमीशन है। वैसे ही आईडी टू के लिए भी नाम है। तो एक एक डेटा का बहुत सारा मेटा डेटा है, ठीक है, रोज में। और कॉलम में डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे आईडी, नेम, सैलरी, ज्वाइन डेट, कमीशन। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग को यहाँ पे ऐसा रो चाहिए होगा, सॉरी, एक ऐसा कॉलम चाहिए होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाइड कर ले। यूनिकली आइडेंटिफाइड मतलब कि उसमें कुछ कॉमन देखने को ना मिले। जैसे कि यहाँ पे आप आईडी देख सकते हो जिसमें कहीं ना कहीं कॉमन इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि 1 2 3, तो वो हर जो नाम का आईडी होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम लोग इसको यूनिकली आइडेंटिफाइड कह सकते हैं कि जो हमारा आईडी है वो प्राइमरी की है। नेम हो सकता है कि कॉमन हो, दो नाम का बल्लू नाम का व्यक्ति हो सकता है। सैलरी भी कॉमन हो सकता है। ज्वाइनिंग डेट भी कॉमन हो सकता है और कमीशन भी कॉमन हो सकता है, बट जो आईडी है वो कॉमन नहीं होगा। क्यों? मान लीजिए कल होके मिक्कू का प्रमोशन हो गया। अभी मिक्कू का प्रमोशन हुआ, अभी सैलरी जो था वो 30,000 है, कल होके 40,000 होगा। तो हो सकता है कि एक टेबल में मल्टीपल नाम का मिक्कू हो, बट हम उस मिक्कू का सैलरी प्रमोट करना चाहते हैं जिसकी आईडी टू हो। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास एक ऐसा रो होगा, सॉरी, रो नहीं, एक ऐसा कॉलम होगा जिसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाइड कर सके। और उस कॉलम को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। उस कॉलम को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कल होके हमें कमीशन
अप्पू का कमीशन 4,000 से घटा के 2,000 करना है, तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति का कमीशन 4,000 to 2,000 कर दो जिसकी आईडी 3 है। काफी इजिली हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, वही हम लोग अगर मान लीजिए बल्लू नाम का बहुत सारा व्यक्ति है और उसकी सैलरी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस बल्लू नाम का सैलरी बढ़ाना है, किसके नाम की सैलरी बढ़ाना है। बट वही यहाँ पे आईडी होगा तो हम लोग इजिली कहीं ना कहीं उसकी राइट इंफॉर्मेशन मतलब कि राइट डेटा का हम लोग चेंज कर पाएंगे। ठीक है, राइट डेटा को चेंज कर पाएंगे। तो हम लोग जो रो होता है उसको हम लोग टपल और रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, और कॉलम्स को तो हम लोग कॉलम कहते ही है। ठीक है, कॉलम्स को हम लोग कॉलम कहते ही है। अभी देखिए एसक्यूएल क्या है। ठीक है, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल की जरूरत क्या पड़ी जब हमारे पास सब कुछ था ही। जब हमारे पास सब कुछ था ही तो हमें एसक्यूएल का जरूरत क्या पड़ा, सब कुछ नहीं था मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ डू आई गेट द डेटा। डेटा बेस हमारे पास है और इससे हम लोग डेटा चाहते हैं या डेटा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें डेटा डालना चाहते हैं। ठीक है, अब डालना मतलब कि हम लोग डेटा क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग डेटा अपडेट करना चाहते हैं, डेटा डिलीट करना चाहते हैं और डेटा रिट्राइव करना चाहते हैं। ये सारा काम होता है डेटाबेस के अंदर का। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो इसके लिए एक अपना एक लैंग्वेज होता है जो एसक्यूएल होता है। ठीक है, एसक्यूएल की मदद से हम लोग ये सारा चीज कर पाते हैं। और जैसे हम लोग अपना एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं या वेबसाइट डिजाइन करते हैं, जो हम लोग कोड लिखते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज जब लिखते हैं उसको क्वेरी कहते हैं। ठीक है, क्वेरी की मदद से हम लोग ये काम करते हैं। जैसे कि हम लोग वेबसाइट में लिखते हैं ना, लॉजिक्स बनाते हैं, तो हम लोग वहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बोलते हैं हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेरी लिख रहे हैं जिसकी वजह से जो भी चाहिए वो आपको मिल पा रहा है। तो हम लोग एसक्यूएल को क्या कह सकते हैं। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल इज अ स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज टू रिट्राइव मैनेज एंड अपडेट डेटा इन डेटाबेस। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज टू रिट्राइव मैनेज एंड अपडेट डेटा इन डेटाबेस। तो ये चीज मैंने आपको कहा कि एसक्यूएल क्या करता है। ठीक है, एसक्यूएल क्या करता है। हालांकि अगर आप एक डेवलपर हो और आप प्योर डेवलपर बनना चाहते हो तो आज के जमाने में बिना एसक्यूएल के भी काम हो जाता है लिखे हुए। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा कैसे हम लोग कर पाते हैं। तो एसक्यूएल में हम लोग क्या लिखते हैं, एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं जो मैं आपको बताया। एसक्यूएल में हम लोग क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी। हम्म, क्वेरीज लिखते हैं। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज होता है। एक होता है डीक्यूएल। ठीक है, डिक्वेल से हो गया कि मतलब आप अपडेट आप आपको डेटा रिट्रीव करके देना है तो मिल जाएगा। कैसा भी मान लीजिए कि एम्प्लॉय टेबल है, आपको डेटा रिट्रीव करना है। मान लीजिए एक आईडी 3 का आदमी का आपको कमीशन देखना है कितना है, तो आईडी 3 का एम्प्लॉय का कमीशन चाहिए, तो उस हिसाब से आप अगर क्वेरी लिखोगे तो आपको रिट्राइव करके डेटा दे देगा। ठीक है, आपके आउटपुट आपके कंसोल में डेटा दिख जाएगा। अभी देखिए डीएमएल हो गया। अगर आप अपने टेबल में, ठीक है, रनिंग टेबल पर कुछ चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो तो वो हो जाएगा।
डीडीएल हो गया, ठीक है, अपने टेबल को आप स्ट्रक्चर दे रहे हो, इसका मतलब हो गया। डीसीएल हो गया, ठीक है, कुछ यूजर्स को किसी चीज का आप परमिशन देना चाहते हो या परमिशन हटाना चाहते हो, ठीक है, ग्रांट या रिवोक, ये सारा चीज आपका डीसीएल से हो जाएगा। वैसे ही एक टीसीएल भी है। तो ये सारा हो गया डिफरेंट एसक्यूएल क्वेरीज, ठीक है। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कहाँ लिखा जाता है, डीबीएमएस के अंदर। क्योंकि डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया। अब फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओआरएम को समझते हैं, ठीक है। ओआरएम को समझते हैं। ओआरएम, ठीक है। ओआरएम क्या होता है? ऐसे फुल फॉर्म तो सब जानता ही होगा कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजमेंट होता है। बट जिसके दिमाग में आया है ये चीज, बहुत ही खतरनाक चीज आया है। देखिए होता क्या है ना, जो हमारा बिजनेस लॉजिक्स होता है उसमें हम लोग क्लास बनाते हैं, उस क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, देखिए, मान लीजिए हमने कस्टमर नाम का क्लास बनाया, कस्टमर नाम का क्लास बनाया, तो आपको देखने को मिलेगा कि क्लास के अंदर क्या क्या होता है। आ, हो सकता है कि आईडी हो, जो कि इंटीजर नाम का हो। फिर आपके पास नेम हो सकता है, फर्स्ट नेम, या सीधा नेम लिख देता हूँ अभी के लिए, नेम स्ट्रिंग टाइप का हो। तो ये आपका क्लास हो गया। इससे रिलेटेड आप कॉमन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। कॉमन ऑब्जेक्ट्स मतलब कि इसी क्लास से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो वो हो जाएगा। मान लीजिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका आईडी 1 है और नाम विशाल है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका आईडी 4 है और नाम राहुल है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका आईडी 5 है और नाम हो गया आयुष, ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारा नाम का और आईडी का, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन क्लास तो कॉमन है ना, क्लास तो कॉमन है, जिसकी उस क्लास में आईडी है और नेम है। तो हम लोग एक सिंगल क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये तो हम लोग को सब पता है। बट इससे फायदा क्या हो रहा है, देखिए, जो हमारा टेबल होता है डेटाबेस का, ठीक है, टेबल होता है डेटाबेस का, वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है। ओआरएम क्या करता है, ओआरएम इसी ऑब्जेक्ट को ऐसा रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर कर देता है। वो कैसे करता है, जो हमारा आईडी है, जो नाम है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, यहाँ पे वो कॉलम बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे वो कॉलम बन जाता है। जैसे ये टेबल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हुआ आईडी, ये हुआ कॉलम, आईडी, ये हुआ नेम, ठीक है, नेम। अभी देखिए, आईडी 1 पे विशाल है, तो आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे रिकॉर्ड्स बन गया, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है डेटा, आप देख पा रहे हो। आईडी 4 है, वो राहुल हो गया। 5 है, वो आयुष हो गया। तो आप यहाँ सिंपली ये देख पा रहे हो कि जो आपका जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे रिकॉर्ड्स बन गया डेटाबेस में। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स थे वो यहाँ पे आपके कॉलम्स बन गए, ठीक है। और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे एज अ रो स्टोर हो गए, ठीक है। तो ओआरएम से हुआ क्या, ओआरएम से क्या हुआ, देखिए,
मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Whenever there is a class, that class can be automatically converted to a table with its attribute being converted to columns। तो यही चीज मैं आपको बताया, ओआरएम के कॉन्सेप्ट आने के वजह से अब इंटरनली जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उसका डेटा बेस में डेटा स्टोर हो जाता है टेबल्स के फॉर्म में ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो सकता है, सॉरी डिलीट नहीं कहेंगे, बट ये स्टोर्ड फॉर्म में नहीं है, कभी भी गायब हो जाएगा, ठीक है, कभी भी गायब हो जा सकता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ रेफरेंस में आप रखे हो, उस रेफरेंस को आपने चेंज कर दिया, तो ये एक अनयूज्ड डेटा हो जाता है। बाद में जाके गार्बेज कलेक्शन की मदद से उसके अंदर एक मेथड होता है फाइनलाइज, वो डिलीट कर देता है उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया वो परमानेंट नहीं है। हाँ, जब आपने डेटा में स्टोर कर दिया तो वो डेटा परमानेंट हो जाता है, परसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो डेटा परमानेंट हो जाता है, परसिस्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये किसी के दिमाग में जो ख्याल आया कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, इसको कहीं ना कहीं डेटाबेस में टेबल में कन्वर्ट कर दे इंटरनली, ठीक है, वो काफी खतरनाक दिमाग में आया था, काफी सही चीज दिमाग में आया था। और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग ओआरएम कहते हैं। So now the developer does not have to write queries for table creation. It's created automatically. जैसे मैंने आपको अभी एसक्यूएल पढ़ाया, आप बिना एसक्यूएल के लैंग्वेज को जाने हुए भी डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये सारा चीज हैंडल ओआरएम कर देगा, ठीक है, इंटरनली। Whenever an object is created, its data can be saved in the database as row in table. That is only handled by ORM, जो मैं आपको बताया। ORM as a concept makes developer live easier and lets developer focus on application logic rather than SQL queries। तो वो जो SQL query पे उसका फोकस जा रहा था आज के टाइम पर कहीं ना कहीं, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज लिखे बिना भी काम हो जाता है। आप एक टाइम पर जेडीबीसी पढ़े होगे, जेडीबीसी में क्या होता था, आपको क्वेरी लिखना पड़ता था, बट ओआरएम कॉन्सेप्ट में क्वेरी नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज ओआरएम डेवलप डोंट नीड टू लर्न हाउ टू राइट एसक्यूएल क्वेरी सिंस द ट्रांसलेशन फ्रॉम एप्लीकेशन टू एसक्यूएल is handled by ORM itself. It is powerful technique in programming which also minimize mistakes since developer are not writing queries on their own। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इजी हो गया, और डेवलपर जो एक्स्ट्रा एरर करते थे, दिक्कत होता था, वो सारा समाप्त हो गया ओआरएम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको काफी कुछ समझाया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। डेटा क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है, एक लिटरल होता है। डेटाबेस का क्या होता है, जहाँ पे डेटा जाके स्टोर होता है। ओआरएम क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एज अ कॉलम जाके स्टोर होता है, और जो ऑब्जेक्ट में वैल्यूज होते हैं वो एज अ रिकॉर्ड, मतलब कि वो एज अ डेटा, ठीक है, जो रो और कॉलम का डेटा है वो जाके स्टोर हो जाता है वहाँ डेटाबेस पे। फिर मैं आपको बताया डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है, एक इंटरफेस होता है यूजर और डेटाबेस के बीच का, ठीक है। आरडीएमएस क्या होता है, जहाँ पे डेटा जहाँ पे टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर हमारा जो नॉन आरडीएमएस हो गया, वो हमारा नो एसक्यूएल होता है, ठीक है, नो सीक्वल होता है, वो मोंगोडीबी और कैसेड्रा, एक सेकेंड क्या नाम था उसका, कैसेंड्रा, हाँ सही नाम है कैसेंड्रा। ये जो हमारा होता है वो नो एस सीक्वल होता है, ठीक है, उसके जो डेटा स्टोर होते हैं जेसन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग को जानने को मिला। साथ ही साथ हमने एसक्यूएल समझा, जिससे हम लोग अपने डेटाबेस से बात कर सकते हैं, जो भी डेटा रिट्राइव करना हो या अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, ठीक है, क्रिएट करना हो, सब कुछ हम लोग एसक्यूएल क्वेरी के हेल्प से कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस देखा, जिसमें हमने माई एसक्यूएल देखा, एसक्यूएल सर्वर देखा, ओरेकल डेटाबेस देखा, कैसेंड्रा, मोंगोडीबी, ये सारी चीज देखे। फिर हमने प्राइमरी की को भी समझा, ठीक है, फिर हमने रो और कॉलम को भी समझा, टेबल को भी समझा, ठीक है, तो काफी कुछ हमने किया। तो मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।